हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। आज के क्लास में अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सभी का नोट्स बनाइए और क्विक रिविजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिविजन करने से ही आप सभी को चीज़ें याद होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल प्राइज़ 2023 किसने जीता है? 6 क्षेत्रों में हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र है शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की रहने वाली हैं। ईरान में महिलाओं के लिए काम करती हैं। इन्होंने 2023 का शांति का नोबेल प्राइज़ जीता है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको याद रखने हैं। जैसे कि कितने क्षेत्रों में ये प्राइज़ दिया जाता है? हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिकी, रसायन, नोट कर सकते हैं आप, चिकित्सा, इसके अलावा साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। इन 6 क्षेत्रों में हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसमें से शांति को छोड़कर अन्य सभी 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वहीं शांति का नोबेल प्राइज़ हर साल नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। शांति को छोड़कर अन्य सभी 5 नोबेल प्राइज़ स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वहीं शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और हर साल ये पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। आमतौर पे नोबेल प्राइज़ की घोषणा सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। ज़्यादातर अक्टूबर में ही इसकी घोषणा होती है, लेकिन ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज़ डे मनाया जाता है। बात करें नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ठीक है, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिएगा। और एक क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं उनकी स्मृति में एक पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसका नाम है सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार। सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार। ठीक है, सेवरिज रिक्सबैंक जो है ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे ही स्वीडन का सेंट्रल बैंक है सेवरिज रिक्सबैंक। तो सेवरिज रिक्सबैंक ने ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत इसने 1968 में की थी। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1968 में। तो इस पुरस्कार का नाम है सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र ये 3 पुरस्कार प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। ठीक है, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ जो है ये कैरोलिना इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। कैरोलिना इंस्टीट्यूट द्वारा ये पुरस्कार ठीक है। इसके अलावा साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ है स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी। शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है।
शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल समिति या नोबेल कमेटी बोलिए, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, इन सभी को याद रखने हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज के तहत जो इनामी राशि दी जाती है उसकी राशि कितनी है? इसी साल 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर से बढ़ाकर इसे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर किया गया है। याद रखिएगा, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसी साल दिया गया है, क्योंकि इसके पहले जो प्राइज दिया जाता था ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता था, लेकिन इस साल जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर पुरस्कार राशि दी गई है। डॉलर में बात करें तो ये होता है 9,86,000 डॉलर। रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है लगभग 8.1 करोड़ रुपया, ठीक है। अच्छा, प्राइज के अलावा 24 कैरेट का एक ग्रीन गोल्ड मेडल दिया जाता है और डिप्लोमा भी दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है इसका असली नाम है सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार, ठीक है। 2023 के पुरस्कार के विजेता बने हैं क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डिन जो है ये अमेरिका की रहने वाली हैं। महिलाओं के श्रम बाजार में उनके योगदान के प्रति लोगों की समझ बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1968 में, इस बात को याद रखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो देखिए, वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। इसके पहले इसी साल अगस्त 2023 में सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया था, और अभी हाल ही में देखिए अभिनेता राजकुमार राव को भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। किस लिए? वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसीलिए 25 जनवरी को हर साल भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिए। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते? एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट गेम्स से याद रखिएगा, हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन चीन के हांगजू शहर में किया गया था। चीन के हांगजू शहर में एशियन गेम्स का ये 19वां संस्करण था। इसमें भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल जीते। सिर्फ गोल्ड मेडल 28 थे, याद रखिए। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल कितने पदक हुए? 107 पदक हुए। तो भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल 107 पदक जीते। वहीं गोल्ड मेडल की बात करें तो 28 गोल्ड मेडल, और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे चीन है। चीन ने 201 गोल्ड मेडल, 111 सिल्वर मेडल, 71 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल चीन ने 383 मेडल जीता, और मेडल टेबल में चीन पहले स्थान पे और भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया है। तो देखिए, एशियन गेम्स 2023 ये 19वां संस्करण था। चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। इसका मोटो भी याद रखिएगा। एशियन गेम्स 2023 का मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ठीक है। ये इसका मोटो था। पिछली बार 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन इंडोनेशिया में, अगली बार 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन जापान में किया जाएगा। जापान के कौन से शहर में? अगर शहर पूछे तो ऐची नगोया शहर में 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951 में, और पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। याद रखिएगा, 1951 में प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन भारत में किया गया था। भारत में नई दिल्ली इस गेम का मेजबान था। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया?
भारत का राष्ट्रीय खेल, ये भी इम्पोर्टेंट गेम्स है। इस बार का ये 37वां संस्करण है जिसका आयोजन शुरू हुआ है गोवा राज्य में। 25 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई, 25 अक्टूबर को, और ये 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है वर्तमान में? प्रमोद सावंत। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो याद रखिए। इसका मोट्टो है गेट सेट गोवा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि साइकिलिंग और गोल्फ ये दो ऐसे खेल हैं कि इस बार के 37वें राष्ट्रीय खेल में इनका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल तो गोवा में हो रहा है, लेकिन इसमें दो गेम्स साइकिलिंग और गोल्फ ये दो ऐसे खेल हैं जिसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। पिछले साल 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था और इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की गई थी 1924 में। ठीक है। पिछली बार 2022 में इसका आयोजन गुजरात में किया गया। इस बार 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? बिशन सिंह बेदी क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका 77 साल की आयु में निधन हो गया। बिशन सिंह बेदी 1990 में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच भी थे। ठीक है। तो बिशन सिंह बेदी का संबंध क्रिकेट से था। हाल ही में इनका 77 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 भारतीयों को व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया। ये हैं डॉक्टर सुब्रा सुरेश और अशोक गौडगिल, यानी ए और बी। ऑप्शन डी सही होगा। डॉक्टर सुब्रा सुरेश और अशोक गौडगिल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम है नमो भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये एक रीजनल रैपिड ट्रेन है नमो भारत, जिसे फिलहाल दिल्ली से मेरठ और साहिबाबाद से दुबई के बीच में चलाया जाएगा। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी है। इसे 2023 का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। REC लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1991 में। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाए हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हैं। इन्होंने इस बार 40 गेंदों में ही शतक जड़ा और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम का, जिन्होंने वनडे विश्व कप में 49 गेंद में शतक लगाए थे। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में ही शतक जड़ा है। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे विश्व कप का बात पूछ रहा है। ठीक है, कि वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किसने जड़ा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वनडे इतिहास में सबसे तेज शतक किसने जड़ा है, तो वो है AB डिविलियर्स, ABD। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में ही शतक जड़े हैं वनडे में। वहीं वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड चला गया है ग्लेन मैक्सवेल के नाम। देखिए, वनडे विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, 13वां संस्करण है। इसका मेजबान भारत है। ठीक है। ODI मेंस क्रिकेट विश्व कप है ये। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ में एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है। एयरबस जो है ये एक यूरोपियन एयरलाइंस मतलब एयरलाइंस कंपनी नहीं है, बल्कि ये
एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है एयरबस, ठीक है। नीदरलैंड की कंपनी है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और एयरबस की स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1970 को, ठीक है। विश्व की प्रमुख एरोप्लेन निर्माता कंपनियों में से ये एक है एयरबस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ये हैं अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये नए मुख्य कोच बने हैं, ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़, वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर का 2023 का सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। तो ये मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका मिशन की एक पहल है। तो इस बार राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला का मेजबान शहर है गुरुग्राम। साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो देखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इस बार जितने भी नोबेल प्राइज़ के विजेता हैं 2 हमने पढ़ लिया है, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। धीरे धीरे सबको हम पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज़ किसने जीता है? तो ये हैं जॉन ओलाव फॉस। इन्होंने इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता है। किस देश के रहने वाले हैं जॉन ओलाव फॉस? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज़ किसने जीता है? 2 लोगों ने जीता है। इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता है। एक का नाम है कैटालिन कारिको और एक का नाम है ड्रू विसमैन, यानी ए और बी। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन, इन दोनों ने 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता है। किस लिए जीता है वो भी याद रखिएगा। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावित mRNA टीके के विकास के लिए इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता है। इसमें कैटालिन कारिको ये हंगरी के हैं और ड्रू विसमैन जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर 2 दिवसीय इवेंट फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन देहरादून में किया गया। हाल ही में देहरादून में 2023 का फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर 2 दिवसीय इवेंट फोरम आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया? देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के कलोल में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? इफ़को ने इसे स्थापित किया है 300 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट गांधीनगर के कलोल में इफ़को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है और हाल ही में इस प्लांट का उद्घाटन किए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। राजनेता ली केकियांग का हाल ही में 68 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ली केकियांग ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2013 से लेकर ये 2023 तक प्रधानमंत्री रहे। अब इनके स्थान पर चीन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग, याद रखिएगा, ली कियांग। अभी चीन के नए प्राइम मिनिस्टर इसी साल बने हैं ली केकियांग के स्थान पर। तो ली केकियांग का हाल ही में 68 साल की उम्र में निधन हो गया। चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। इसका एक यूनिट है युआन, ये भी याद रखिएगा। तो कभी कभार पूछा जाता है युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। अल सुल्तान अब्दुल्ला के स्थान पर सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर किस देश के अगले राजा होंगे? तो ये हैं इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, ये मलेशिया के अगले राजा होंगे अल सुल्तान अब्दुल्ला के स्थान पर। अगले साल यानी 2024 में 31 जनवरी को ये मलेशिया के राजा के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर यहाँ की एक कैपिटल है। और मलेशिया की कैपिटल करेंसी कौन सी है? रिंगिट। मलेशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रिंगिट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया?
नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य से संबंधित है? जमरानी बांध परियोजना, इसे उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में इस परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के नैनीताल में, याद रखिए, उत्तराखंड के नैनीताल में गोला नदी पर, कौन सी नदी? गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना स्थापित किया जा रहा है। भौतिकी में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता कौन बने हैं? इस बार 3 लोगों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। ये हैं पियरे ऑगस्टिनी, एनी एल हुइलियर, फेरेंक क्रॉसज। इन तीनों को भौतिक में 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसमें पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनीशिया के हैं, एनी एल हुइलियर फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉसज ये हंगरी के हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इन तीनों को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इस बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? एशियन गेम्स, इस बार के एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन देखिए, एशियन गेम्स के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अन्नू रानी। अन्नू रानी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं, इन्होंने इस बार के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक जीता, याद रखिए। अन्नू रानी यूपी से बिलोंग करती हैं, नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के रहने वाले हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया? क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व शिक्षक दिवस 2023 का विषय भी याद रखिए। 2023 का विषय है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। ठीक है। अच्छा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत में हर साल 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती आती है, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो 11 नवंबर को उन्हीं के जयंती के अवसर पर हर साल शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा देश हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना है? तो ये है भारत। भारत हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना है। तीसरी बार भारत ये अध्यक्ष बना है। 2018 से ही लगातार भारत इस संस्था का अध्यक्ष है। पहली बार 2018 से 21 तक, दूसरी बार 2021 से 2023 तक, और अभी जो है 2023 से फिर से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एस्पिनोजा पुरस्कार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। नीदरलैंड में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस बार के पुरस्कार विजेता एक भारतवंशी हैं। इनका नाम है डॉक्टर जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता को 2023 के एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया?
ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इस केंद्र का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इस केंद्र का नाम है अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। निम्न में से किस कंपनी ने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये अपनी तरह की योजना शुरू करने वाला पहला फूड डिलीवरी कंपनी बन गया है जोमेटो, ठीक है। जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है। तो हाल ही में जोमेटो ने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कंपनी गर्भ अवस्था से संबंधित विभिन्न खर्चों का वहन करेगी उस महिला का, जो महिला गर्भवती है। किस राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य जॉब मार्केट को सशक्त बनाना है। प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता राडो ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राडो घड़ी कंपनी है, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। इसकी वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री कैटरीना कैफ। प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने हैं? आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षकों को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्लोबल टीचर प्राइज। इस पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है और ये होता है लगभग 8.2 करोड़ रुपया। और अभी आपने देखा है कि नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है डॉलर में, उसे हमने कन्वर्ट किया था, तो नोबेल प्राइज़ के तहत $9,86,000 की इनामी राशि दी जाती है, लेकिन ग्लोबल टीचर प्राइज़ के तहत $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। यानी नोबेल प्राइज़ से भी ये पुरस्कार राशि अधिक है, इसलिए बहुत अधिक प्राइज वाला ये पुरस्कार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखिए। 2023 के विजेता बने हैं एक भारतीय दीप नारायण नायक, जो कि वेस्ट बंगाल के एक टीचर हैं। इन्होंने इस बार का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज। ग्लोबल टीचर प्राइज की स्थापना की गई थी 2015 में। $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। दीप नारायण नायक इस बार के विजेता हैं। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा और यहाँ की करेंसी है यूरो, ठीक है। तो रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के चौथी बार पीएम बने हैं। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? केरल के कोच्चि शहर में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। तो 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल के कोच्चि शहर में किया गया था। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। 2023 का विषय याद रखिए, 2023 का विषय है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। रसायन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को, भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को, वैसे ही रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को इस बार नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। एक है मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकीमो और एक हैं लुइस ई ब्रस। इन तीनों को इस बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स
क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकिमो और लुइस ई ब्रस को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए चयनित किया गया है। इसमें मोंगी जी बावेंडी जो हैं ये फ्रांस के हैं, एलेक्सी आई एकिमो रूस के हैं, लुइस ई ब्रस जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, इस बार ये 3 लोग रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के विजेता बने हैं। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट ने हाल ही में MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। यहाँ पे श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होगा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इस आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है श्रेष्ठ। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये हैं सामिया सुलूहू हसन। हाल ही में ये भारत की यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर आई हुई थी। इसी दौरान इन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और JNU द्वारा डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली ये प्रथम महिला बन गई हैं सामिया सुलूहू हसन, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए भारत में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये निकाय होगा मेरा युवा भारत। ठीक है, मेरा युवा भारत की शुरुआत की जाएगी इसी साल 31 अक्टूबर 2023 से। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत नामक एक नए स्वायत्त निकाय की शुरुआत की जाएगी। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वनडे विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान ने सबसे बड़े रन चेज का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने देखिए श्रीलंका ने इस बार के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 344 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने इसे आसानी से चेज कर लिया और पाकिस्तान जो है वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज करने वाला देश बन गया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम था। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है पंकज बोहरा। इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी 1968 में। हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगेटिक डॉल्फिन को भारत में 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, वहीं भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना में है। ठीक है। तो बिहार के क्षेत्र वाले गंगा नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है और गंगेटिक डॉल्फिन पहले से ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। इन तीनों को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है। इसमें खास करके क्रिकेट को ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था। उसके बाद एक भी बार किसी भी ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया, लेकिन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है। ओलंपिक की बात करें तो देखिए ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी 1896 में। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में किया गया था। 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने ओलंपिक खेलों की
स्थापना की थी 1894 में। स्थापना 1894 में हुई थी, लेकिन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 का विषय याद रखिए, 2023 का विषय है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया वियतनाम कंट्री में। किसने इसका अनावरण किया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। यहाँ की करेंसी का नाम है डोंग, वियतनामीज डोंग। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिए। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, और इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 19 फीट। और इसका निर्माण किसने किया है? राम सुतार ने किया है। राम सुतार जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार भी हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि गुजरात के नर्मदा में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, और भारतीय संविधान सभा में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर ही थे, याद रखिए। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है इस बार के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के डायरेक्टर हैं आर माधवन, और इन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया है, आर माधवन, ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अल्लू अर्जुन ने जीता पुष्पा फिल्म के लिए, और अल्लू अर्जुन जो है ये पहले तेलुगु एक्टर बन गए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती आलिया भट्ट और कृति सैनन। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सैनन ने मिमी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार की यात्रा पर थी। इसी दौरान इन्होंने बिहार में चौथे कृषि रोड मैप, जिसकी अवधि है 2023 से 28, इसको लॉन्च किया, ठीक है। आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय क्या है? आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ठीक है। इस साल 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, याद रखिए। आयुर्वेद दिवस हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस साल 11 नवंबर को आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ विषय के साथ विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाएगा। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? उन्नति हुडा ने, ठीक है। उन्नति हुडा ने सामिया इमाद फारूकी को हराकर 2023 का अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? कोलकाता में। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की सरकार ने हाल ही में राज्य को पूरी तरीके से नशामुक्त बनाने के लिए
होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है? ऑप्शन सी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। हाल ही में अराट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? अराट्टू त्यौहार जो है ये हर साल, मतलब साल में 2 बार, ये केरल में मनाया जाता है। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसमें यह त्यौहार मनाया जाता है। इसका नाम है अराट्टू त्यौहार। हाल ही में भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय के उमरोई में। तो याद रखिए, हरिमाऊ शक्ति जो है ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार 2023 वाला संस्करण मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी की शुरुआत की है। मिशन महिला सारथी क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य राज्य परिवहन निगम में पूर्ण रूप से महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा संचालित बसों को शुरू करना है। ठीक है, तो महिला सारथी मिशन का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है। भारत में वर्तमान में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।